Yes, now. See students, we have done second application of Biot-Savart law. Biot-Savart law. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा जो प्रोनाउंसिएशन है इस लॉ की, हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्यों गलत करते हैं? क्योंकि बायोट-सैवर्ट लॉ जो है इसका टी साइलेंट होता है। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें कि बायोट-सैवर्ट लॉ का टी साइलेंट है, इधर से आर और टी, तो बायो-सावर्ट्स लॉ बोलते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ बेसिक प्रोनाउंसिएशन जिसकी रहती है बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, चलिए नहीं तो बायोट-सैवर्ट ही बोलते हैं क्योंकि ज्यादा पॉपुलर हो चुका है बायोट-सैवर्ट सारे बोल रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला आया था तुम्हारा बी, वो क्या आया था? क्या मुझे वो फॉर्मूला बता सकते हो? वो फॉर्मूला क्या था? क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है। बेसिक फॉर्मूला जो आया था देख सकते हो ध्यान से, म्यू नॉट आई, कटिंग कर दूं अगर मैं, कटिंग करने के बाद अगर बात करें तो ये आया था म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये फॉर्मूला आया था हमारा। ठीक है, दैट वाज द फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम्हें ग्राफ बनाना आ जाता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस फॉर्मूले के बेसिस पे ग्राफ कैसे बनेगा? इसके लिए बेटा ट्रिक है, वो बहुत प्यारी सी ट्रिक है, तो उस ट्रिक को ध्यान से समझना कि वो ट्रिक क्या है। तो अगर कभी ग्राफ बनाना आ जाए तो हम पहले तो क्या करते हैं, अपने माइंड में वैल्यू रखते हैं। अब ग्राफ किसके बीच में बनेगा ये ध्यान रखना। अब ग्राफ बनेगा तुम्हारा डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। भाई जैसे जैसे तुम करंट कैरिंग एलिमेंट से, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होते चले जाओगे, कहने का मतलब है सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से जैसे जैसे दूर होते जाओगे तो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का चेंज आएगा, तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग वो तुम ग्राफ को डिजाइन करोगे। तो वो ग्राफ बनाने का जो मेथड है वो समझ लो आज। और ये ग्राफ आता है पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तुमने बनाए थे ग्राफ, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे उसमें तुमने गॉस थ्योरम में बनाए थे, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मेथड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 होने का मतलब समझा सकते हो। तो अगर x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो तुम्हारा एक स्पेशल केस सामने आ जाएगा। स्पेशल केस जो हमने करा था, कौन सा स्पेशल केस किया था? सेकंड एप्लीकेशन का जो फर्स्ट स्पेशल केस हमने किया था, तो वो तुम्हारे सामने आता है। इसको 0 करके देख लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 और इधर से बचेगा r, ये बचेगा ना, या कुछ और रह जाएगा? बस इसको ओपन कर लेना, ये तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्यूब हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर ऐड कट हो जाएगा, नीचे एक r रह जाएगा सिर्फ। तो ये स्पेशल केस आता है तुम्हारे पास। ये 0 पुट करने में अगर मैं x को इंफिनिटी पुट कर दूं, अगर मैं x को इंफिनिटी पुट कर दूं तब क्या आएगा, तब नीचे वाला पूरा पोर्शन इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भी चीज इंफिनिटी होगी तो सारा पोर्शन इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे वाला जो पार्ट है इंफिनिटी हो जाएगा, तो b हो जाएगा 0। तो उस टाइम पे b हो जाएगा 0। मतलब अगर तुम करंट कैरिंग एलिमेंट से बहुत दूर आ जाओगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर ऑन द कंडक्टर आ जाओगे, मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर आकर मेजर करोगे तो मैक्सिमम आएगा। कल वाला केस है ये, मैंने तुम्हें समझाया था, दिस इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या किया था, याद करो स्पेशल केस को। अपने स्पेशल केस में ये वाला फॉर्मूला बनाने के बाद हमने स्पेशल केस जो बनाया था उसमें हमने ये कहा था, ये जो x है, ये x क्या है, दिस x इज वेरी 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 स्मॉल देन r। ठीक है, अगर x बहुत स्मॉल है तो क्या करेंगे, x दैट मींस x जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 0, तो x को 0 पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये तो जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करके चेक किया। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो इसका मतलब है जो तुम्हारा पॉइंट P है वो पॉइंट P कहाँ पर है, करंट एलिमेंट पर ही है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर ही है। उसका डिस्टेंस तुमने क्या दिखा दिया, अप्रॉक्सीमेटली 0 दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बात करनी है कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए बेटा हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका हम यूज करेंगे। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो,
मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन दी हुई है, इससे मैं ग्राफ को कैसे डिजाइन कर सकता हूं। कहने का मतलब है मैं ग्राफ को कैसे बना सकता हूं। मैं कहता हूं ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। अगर x 0 लेता हूं, ये x एक्सिस मान लिया, अगर x 0 लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, वो मैं देख चुका हूं। और वो मैक्सिमम कितना था, अभी मैंने देखा था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r, ये मेरा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आया था। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी देखा कि अगर मैं इन्फिनिटी पर आ जाता हूं तो इन्फिनिटी पर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। अब वो 0 कैसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दूं या ऐसे लाइन लगाऊं या फिर कुछ और शेप से लाइन लगाऊं, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। कौन सा स्लोप यहाँ पर डिजाइन करें, तो वो स्लोप निकालने का मेथड तुम्हें एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लो। ये जो dp है इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बेटा, dp बाय dx कर दो। जब dp बाय dx करोगे, अब देखो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मैं नहीं समझाने वाला, सारे तुम मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हो, तुम में मेडिकल का भी नहीं है कोई, तो अगर कोई मेडिकल है तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट I बाय 2, ये जो कांस्टेंट पार्ट है सबसे पहले तो उसको बाहर लेकर आओ, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, ठीक है ना। म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 और क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ये एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। चलो इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस अब यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं डिफरेंशिएशन का। डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का तो क्या बनेगा बेटा, बोलते जाओ, माइक अनम्यूट कर लो और अपना आंसर बताओ। बोलो बेटा बोलो जल्दी। नहीं बता, अभी भी सोच लो। अच्छा, रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल चेंज होता है। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ द कॉइल भी चेंज नहीं होगा, उसको भी बाहर लिख सकते हैं। तो एक कांस्टेंट रहेगा अंदर, उसको भी बाहर लेकर आए पर रेडियस ऑफ कॉइल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये वाला बाहर मत ले आना क्योंकि तो x के साथ है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 हो जाएगा। अब पावर आगे आ जाती है, ठीक है, पता है ना, तो पावर आगे आ जाती है -3/2 और पावर में फिर एक ऐड हो जाता है तो x² + r² की पावर -5/2। उसके बाद अगर हम बात करें r कांस्टेंट है, x अभी भी बचता है हमारे पास x², चेन रूल पता है ना, तो 2x ये बनेगा बेटा तुम्हारा। ध्यान से देख सकते हो इसको, समझ लिया। ये इस यहाँ तक ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, डायरेक्ट इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले पार्ट का x² + r² की पावर 3/2 का, उसको ऊपर लेके जाऊंगा -3/2 हो जाएगा, -3/2 आगे आ जाएगा, पावर में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5/2, ठीक है। फिर ये चेन रूल लगेगा, पावर तो तुमने सॉल्व कर ली, अभी भी x² पड़ा हुआ है तो उसका 2x आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताएंगे, नहीं तो अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप, डाउट है तो थम्स डाउन करो, मैं दोबारा बता दूं। जल्दी करो, जल्दी हरियो। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। सिंपल डिफरेंशिएशन है बेटा, जो और मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मैथ्स तुम सबको आता है, मुझसे अच्छा मैथ्स आता है तो डाउट होना भी चाहिए। चलिए अब मुझे बताइए, ये जो dp/dx तुमने निकाला, अब x = 0, dp/dx है क्या, मैं ये बताना चाहता था तुम्हें। dp/dx होता है स्लोप, dp/dx क्या है, दैट इज द स्लोप, दैट मींस तुमने स्लोप निकाला, dp/dx का मतलब स्लोप आ चुका है। अगर तुमने स्लोप निकाल लिया तो यहीं से तुम्हें आइडिया लगने वाला है कि शेप क्या होगी तुम्हारे स्लोप की, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये नोट्स बना लेना, ये लिखते चले जाना बेटा साथ साथ अपना, ठीक है। फिर तो उसके बाद मैजिकल स्टार्ट करने लगे हम अभी, तो एक बार बस थोड़ा सा ध्यान दो इस टॉपिक पे। चलिए अब x = 0, अब इसमें x को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, x = 0, देखो ये x पड़ा हुआ है, जैसे ये 0 आएगा सारा 0 कर देगा, तो दैट मींस x 0 पर b भी क्या होने वाला है, 0। अब b 0, अब b b कह रहा हूं, सॉरी dp/dx, जैसे ही x को 0 करोगे तो dp/dx की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब dp/dx का मतलब है दैट इज द स्लोप, और वो आ गया 0 स्लोप आने का मतलब है कि तुम्हारा स्लोप स्ट्रेट होगा, ना तो नीचे होगा, ना ऊपर होगा,
ना ही कोई कर्व्ड होगा। तो dv by dx का मतलब है तुम्हारा स्लोप इस पॉइंट पर, जीरो वाले पॉइंट पर स्ट्रेट होगा। अगर x 0 रखोगे तो वहां पे स्लोप स्ट्रेट होगा। तो ठीक है, x 0 कहां पर है? ये देखो, ये रहा 0 मेरा। मुझे पता है अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करता हूं x 0 पर तो मैक्सिमम आता है, लेकिन वो मैक्सिमम फील्ड का स्लोप कैसे बनाऊं? तो उस मैक्सिमम म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2r ये आता है ना। तो लेकिन अब इस x 0 पे स्लोप कैसे बनाऊं? तो मैंने देखा कि x 0 पे स्लोप की शेप पैराबोलिक आ रही है या एलिप्टिकल आ रही है या कर्व्ड आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, कोई इक्वेशन बनी या नहीं बनी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती मैं कहता पैराबोलिक आ रही है इस टाइप से, लेकिन ये तो आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो दैट मींस दैट इज हमारा स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर ऊपर से वो स्ट्रेट स्टार्ट होगा, अप्रोक्सीमेटली वो स्ट्रेट होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे आते जाओगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, स्फीयर से वो डिवाइड हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे होता जाएगा। और अभी हमने चेक किया था कि अगर मैं इसमें इन्फिनिटी कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे आगे आते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कम होता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होगा और करते 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 वो 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये बेटा तुम्हारा बनेगा ग्राफ। समझ आया ये ग्राफ कैसे बना? ये बेटा ट्रिक है, ये ट्रिक अपने माइंड में सेट करो कि कभी तुम्हें स्लोप की शेप देखनी पड़ जाए तो क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन करो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? स्लोप कैसे चेक करते हैं, ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी ट्रिक्स हमेशा ध्यान में रखा करो। चलिए, ये dv by dt 0 आते ही मुझे ऊपर से पता लग गया कि ऊपर से ये स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता कि मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाऊं या फिर इस ग्राफ को मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं, नहीं समझ आ रहा था। जैसी ये चीज मिली मुझे, मेरे को क्लियर हो गया ऊपर का डाउट। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें कभी भी कहीं पर भी यूज करनी पड़ सकती है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? चलिए, यहाँ तक का मैंने अभी सिर्फ सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट करी है। अब इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं छेड़ा, अभी हमने इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं किया, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस चीज का ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन के जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस बने रहते हैं हमारे, तो फर्स्ट एप्लीकेशन के कुछ स्पेशल सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट ओपन कर लो, लिंक में भी असाइनमेंट मिलेगी जो वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब उस क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी और ट्रिक बताता हूं। आज ट्रिक्स ही ट्रिक्स करनी है, कुछ डिफरेंट ट्रिक्स करेंगे आज हम। तो ये बेटा सेकंड एप्लीकेशन, स्पेशल केस भी आ गया, स्लोप भी हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने स्लोप भी कर दिया। तो अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ये ग्राफ बन चुका है इसका। अच्छा, ग्राफ किस किस के बीच में था? तो ग्राफ था मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बना था। ओके, चलिए, आज वैसे मैंने पूरा सोचा था कि मैं आज एक टॉपिक आगे चलूंगा, न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे, बट फिर अगर टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल हो जाए ज्यादा सही रहता है। हम अब बात करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। ये जो न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे बेटा, ये फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करूंगा मैं इसमें ज्यादा के। आज तो मैंने 100% फर्स्ट एप्लीकेशन के ही न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने रखने हैं, फिर कल कुछ और ट्रिक्स के साथ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, अभी कल का दिन मैं लगाऊंगा इसमें, फिर उसके बाद सीधा फिजिकल क्लास में ही तुम्हें एम्पियर सर्किट और लॉ लेके आऊंगा। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का जल्दी से मुझे फार्मूला बताओ। आई जस्ट फॉरगॉट दैट फार्मूला। यस, आई जस्ट फॉरगॉट दैट फार्मूला। जल्दी से फार्मूला बताइए। फर्स्ट एप्लीकेशन में तुम्हें d की वैल्यू क्या मिलती है? फर्स्ट एप्लीकेशन याद करो, हरी अप, गुड, वेरी गुड। फर्स्ट एप्लीकेशन में b की वैल्यू क्या मिलती है? मैं नहीं बता रहा, मैं भूल गया हूं। किसी को याद है या नहीं है? कितने तो न्यूमेरिकल्स कर लिए बेटा, कमाल कर दी, कमाल। म्यू नॉट आया याद, अपॉन में 4 पाई आया याद, नहीं आ रहा। आई डिवाइडेड बाय आर आया याद, नहीं आ रहा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया याद, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया ना याद। कोई फॉर्मूला याद आया या नहीं आया?
से यस और नो। फर्स्ट एप्लीकेशन, कल ही तो तुमने टेस्ट दिया है, अमीशा ने तो आज रिवीजन भी करी है, उसने रिवीजन के नोट्स भी मुझे भेजे थे। ये तुम चैटिंग कर रहे हो क्या? 39 मैसेजेस, व्हाट यू आर डूइंग? होल्ड। इसी टॉपिक को लेकर एक नवा फॉर्मूला समझते हैं। देखना बेटा, ध्यान से देखना इस ट्रिक को, बहुत प्यारी सी ट्रिक है ये भी, बहुत इजी कर देगी तुम्हारा काम। क्या इजी कर देगी? ये देखो, ये डेरिवेशन होती है, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड में कॉम्प्लिकेशन में हमें नहीं पढ़ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपना। ये था, ये पॉइंट होता था, ये θ1 होता था, ये θ2 होता था, बड़े प्यार से लिखते थे तुम। ये करंट कैरी कंडक्टर होता था I, ठीक है, और ये डिस्टेंस होता था तुम्हारा, ये dl वगैरह, ये डिस्टेंस होता था, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता था तुम्हारा, ये फार्मूला बन जाता था। अब मैं इसी फार्मूले में क्या चेंज करता हूँ, अब मैं b का फार्मूला यूज कर सकता हूँ, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r। यहाँ पर लिख देता हूँ cos अल्फा प्लस cos बीटा। ये अब ये अल्फा बीटा कहाँ से आ गया और ये cos कहाँ से आ गया? पहली बात तो बेटा ये भी एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, तो दिस इज आल्सो वन डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन में ये अल्फा बीटा ही होता है, दैट इज द अल्फा, दैट इज द बीटा, ये अल्फा बीटा होता है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स में ये वाले एंगल्स गिवन है तो भी तुम क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा के अपना क्वेश्चन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन को हम दोनों, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आज मैं क्या करने जा रहा हूं, जो असाइनमेंट तुम्हें दिया मैं ये फार्मूला यूज करता हूं। तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम इस फार्मूले से करना ट्राई, तो उससे क्या होगा? प्रैक्टिस होएगी। आलस नहीं करना इस चीज में, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे न्यूमेरिकल्स को इस फार्मूला से करूंगा और तुम सारे न्यूमेरिकल्स को इस फार्मूला से करना, ठीक है। तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक ज्यादा बेस्ट है, ये वाला फार्मूला ज्यादा बेस्ट है लगाना, ये वाला फार्मूला ज्यादा बेस्ट है लगाना। डेरिवेशन हमने इस फार्मूले की है, ठीक है। डेरिवेशन हमने इस फार्मूले की करी है, बट हमें न्यूमेरिकल्स आज इस फार्मूले को सॉल्व करने हैं। तो ये अल्फा बीटा क्या है, ध्यान रखेंगे, ये अल्फा बीटा ये है, और इनका ज्यादातर बेटा साइन 90 रहेगा, वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम न्यूमेरिकल करोगे। तो देखना इनका साइन, वैसे एंगल ये गिवन होंगे, पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या एंगल गिवन है क्या नहीं। सम करोगे 90 आया करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। फिर इस फार्मूले को लिख लो कहीं पर, और ये ध्यान रखना, अब मैं ये वाला साइन, ये वाला ये वाले थीटा यूज नहीं कर रहा, ये एंगल यूज नहीं कर रहा, मैं ये एंगल यूज करूंगा अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं, रीड कर लेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को सभी बच्चे। A wire carries a steady current of 50 एम्पीयर वाला क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। बताओ बेटा, आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया, आंसर मुझसे जल्दी जल्दी निकाला करो। क्या क्वेश्चन किया जरा देखिए एक बार पढ़ कर। वायर कैरिज, अच्छा डायग्राम बना हुआ है, बहुत बढ़िया। मेरे को डायग्राम बना हुआ है, तो जरा एक सेकंड रुक जाओ, असाइनमेंट ओपन कर लें। ये सुनो, ये डायग्राम है बेटा तुम्हारा, ये करंट जा रहा है और पी पॉइंट पे तुमने कैलकुलेट करना है, और कुछ दिया हुआ है कुछ, ये तो पता लग गया ना तुम्हें, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 50 एम्पीयर करंट है बेटा, 50 एम्पीयर करंट है। 1 सेंटीमीटर सेगमेंट, मतलब ये वाली जो सेगमेंट है, जो डीएल है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, पॉइंट बी विच इज 1 मीटर, ये 1 मीटर है। बहुत बढ़िया, सारा कुछ ही दिया होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करें?
तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये देख लेना यहाँ पर जरा सा, ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ये कोई तुम्हारा वो वाला फॉर्मूला नहीं है। तो कभी कभी तुम क्या करते हो कि अपना दिमाग नहीं लगाते, इसमें कहीं तुम स्ट्रेट करंट के कंडक्टर वाले फॉर्मूला लगाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करो। ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। बिकॉज क्यों करने की जरूरत नहीं है, इसका भी ध्यान दे लेना, हो तो जाएगा। लेकिन सिंपल फॉर्मूला लगाओ dp वाला। dp is equal to mu naught upon में 4 pi I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने अपना जो रास्ता था, हमारी जो जर्नी थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी मैग्नेटिज्म। तो ये वाला फॉर्मूला हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। सबके पास वैल्यू होती है, जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। 10⁻⁻⁷ बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई I कितना है 50 एम्पीयर, dl कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को चेंज कर सकते हैं, कितना मीटर हो जाएगा ये 0.01 ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या है sin थीटा 90 1 हो जाएगा। चलिए r स्क्वायर 1 हो गया। तो बेटा आंसर चेक करो ना, फिर आंसर कितना बना इसका, ये 10⁻2 देख लो इसका, ये ऐसे कटिंग कर लो, ये 100 हो गया। तो दैट मींस यहां पर ये कट हो जाएगा, -2 10⁻⁹ 50 * 10⁻⁹ नैनो, तो ये आ जाएगा 50 नैनो टेस्ला। आ रहा है कोई आंसर? और इसमें इन और आउट भी बताना है। इन और आउट डायरेक्शन तुम बताओ, इन आएगी या आउट आएगी? करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है तो फिंगर अंदर की तरफ, इन, तो डायरेक्शन आएगा क्रॉस, इन आएगा। चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हो गया, समझ आया ये? Say yes or no. Yes, read now question number 2. Question number 2. An infinite wire carries a steady current of 10 ampere. Find the magnetic field caused by the quantity which is the 10 centimeter away. Same question है, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, बस छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क का मतलब है स्पेशल केस दिया हुआ है यहाँ पर, सबने ये स्पेशल केस किया हुआ है बहुत अच्छे से। बेटा एक मिनट फॉर्मूला बताओगे मेरे को? हमेशा ने उस दिन गलत बताया था, आज देखते हैं कौन सही बताने जा रहा है। तो अगर मेरे पास इनफाइनाइट वायर आ जाए जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, और मुझे इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े, तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पेशल केस था ना ये। इनफाइनाइट वायर हो जिसका कोई एंड नहीं है और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? तो हम फॉर्मूला लिखते हैं V = mu naught I divided by 2r ना 2 pi r, ये लिखते हैं mu naught I divided by 2 pi r, ये फॉर्मूला लिखते हैं। याद है? अब इसी फॉर्मूले का इसमें यूज कर लो, सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। A to Z करंट दिया हुआ है 10 और डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बस करंट दिया हुआ है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हो गया काम, डन। आंसर आ जाएगा, पुट कर देना वैल्यू, आंसर आ जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। Question number 3. A finite current carrying wire is in a shape as shown here. अब बेटा तुम्हारी मेन टारगेट या मेन जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जो मुझे करवाना है आज, वो क्या है? अच्छा, आज वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे उससे पहले, अब 2 मिनट के क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ, सारे क्वेश्चन 4-5 मिनट में हो जाएंगे। उससे पहले कोई बच्चे, अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है और कैलकुलेशन इजी हो सकती है। कैसे हो सकती है इजी और डिफिकल्ट? देख लो, अगर ये करंट दिया हुआ था, इसमें कितना दिया हुआ था पढ़ना पड़ेगा दोबारा मुझे, 10 एम्पीयर, बहुत बढ़िया, और ये था 10 सेंटीमीटर, राइट? 10 सेंटीमीटर तो बेटा हम क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बनाने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू पूरी की पूरी मिल जाए। तो 4 पाई कैसे बनाऊं? इसे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है?
ध्यान रखना इस चीज का, तभी इजी हो पाएगा, ये नहीं तो इजी नहीं होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 4 पाई r। अब वैल्यूज को पुट कर दो, 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷, i की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 10, और r की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर है तो 0.1। देखो हो गया ना कितना आसान क्वेश्चन। तो ये कितना होगा बेटा 20, 10 के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो माइक्रो में है क्या आंसर? हाँ माइक्रो में आ रहा है। 20 माइक्रो इन है या आउट है वो देख लेना, इन आएगा। फिर डी ऑप्शन, तो ऐसे ये माइंड में एकदम आ गया मेरे। क्यों आ गया माइंड में ये तुम्हें बता दूं मैं, क्योंकि तुम क्या करते, तुमने ये फॉर्मूला माइंड में सेट किया हुआ है, तुमने ये फॉर्मूला माइंड में सेट किया हुआ है, तुम इसमें पाई की वैल्यू रख के बैठ जाते 3.14, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। तो हम इस चीज में क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई है, तो हम कहते हैं म्यू नॉट अपॉन में अगर 4 पाई होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको 4 पाई बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके 4 पाई बन जाएगा। तो जैसे ही 4 पाई बना सारा कुछ इजी हो गया। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? तो चलिए आते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा एक बारी मैं लगातार पढ़ाए जा रहा हूँ, एक बारी मुझे बता दो कि ये सब क्लियर हो रहा है तुम्हें? कोई पूछना किसी ने पूछ लो, 2 मिनट रुक जाते हैं। यस थम्स अप या थम्स डाउन? यस तो हमें जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए क्लियर होते रहना चाहिए गौतम, बहुत बढ़िया। पहले वाला कंसेप्ट कौन सा था? ग्राफ वाला? हमेशा पहले वाला कंसेप्ट कौन सा? ग्राफ वाला? तो और कौन सा कंसेप्ट था? तो उसमें तो बेटा मैं तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बनाया ना, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई था, तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने फॉर्मूला बना रखा था कटिंग पुटिंग करके ये। ठीक है, मैं चाहता हूँ फॉर्मूले में आ जाए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। तो ये 2 पाई है, 2 को 4 कैसे बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये 2 पाई, ये 4 पाई है, इसको 2 को 4 कैसे बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो भी करना पड़ेगा, अगर नीचे कर रहा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। बस ये था कंसेप्ट, इसमें तो कोई बच्चों वाला कंसेप्ट था ये तो। चलिए कुछ व्हाट्सएप पे भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को समझ लो, बाकी देखो कैसे गोली की तरह जाएंगे क्वेश्चन। फाइनाइट फ्रंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम गिवन मिलेगा। आ जाओ, अब मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूं, मैं आज क्वेश्चन करूंगा इस फॉर्मूले से b = म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला बोल गया, i / r cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा बीटा मैंने तुम्हें समझा दिए थे कि क्या है क्या नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। ये r क्या होता है बेटा? ये r डिस्टेंस होता है पॉइंट का तुम्हारे सोर्स से। तो ये तुम्हें कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है l, पॉइंट P पर तुमने निकालना है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I, और ये एंगल दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। अगर ये 45 दिया हुआ है तो खुद सोच सकते हो बेटा, तो ये तो 90 है, देखने में पता चल रहा है ना ये 90 है। ठीक है, अब दोनों एंगल्स तुम्हें मिल गए, 45 मिल गया और एक 90 मिल गया। क्या ऐसा जरूरत है? सोच के बताओ बेटा, क्या जरूरत है? अब मुझे अल्फा बीटा की बात करनी है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, i की जगह i लिखूंगा और r की जगह लिखूंगा l, cos अल्फा और cos बीटा। ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या लिखूं, अल्फा में क्या लिखूं और बीटा में क्या लिखूं। बस ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तुम्हें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा में क्या लिखोगे और बीटा में क्या लिखोगे? cos अल्फा इज द 90 डिग्री जो 0 हो जाता है, और cos 45 डिग्री, कहानी खत्म। अब तुम इसे अगर साइन से करोगे तो तुम्हें ये वाले एंगल चाहिए, ठीक है। अगर तुम उसको साइन से करोगे तो एक एंगल 0 हो जाएगा, स्पेशल केस का पार्ट बन जाएगा। अब कहने का मतलब है कि मैं इस फार्मूले से करूंगा, तुम्हें होमवर्क में दूसरे फार्मूले से करना है जिसमें हमने डेरिवेशन की हुई है, साइन वाला, sin थीटा 1 + sin थीटा 2 करके देखना, तो पता चलेगा, तुम कंपेयर कर पाओगे कि किसमें तुम्हारा टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आ जाएगा आंसर यहाँ से। तो ये 0 हो जाएगा,
ठीक है। और cos 45 हमारा कितना होता है 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन देख लेना कौन सा है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब तो गोली की तरह जाएंगे क्वेश्चन। चलिए देखो मैं तुम्हें सिंपल एंगल बताता जाऊंगा हर क्वेश्चन में और तुम आगे बढ़ते चले जाना, चलेगा ना इतना तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम्हें दिख रहा है। अब ये इंफिनिटी पे कर दिया उसने, जैसे ही इंफिनिटी पर किया तो डेट मींस अब ये वाला पॉइंट तो 45 बन रहा है, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0, तो cos एक 0 हो गया, एक हो गया 45 और जो cos 0 होता है वो होता है 1, ठीक है। तो एक cos 0 हो गया और एक हो गया cos 45, बाकी सब कुछ सेम है, कर देना था। सिर्फ मैं एंगल बताता जाऊंगा। देखो मैंने इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी किया, ये 0 देखा, ये 45 देखा, आंसर में रखा। अगर यही तुम्हारा साइन में होता तब भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखना तुम साइन में एंगल्स निकाल के, पहले तुम्हें ये एंगल निकालना है, ठीक है, फिर तुम्हें ये वाला एंगल देखना है। तो कैसे होगा लेट्स सी, ये 90 हो जाएगा उस केस में जिस केस में 0 होगा। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये वाला एंगल 45 था, तो ये वाला एंगल का तो कोई एंड ही नहीं है, कहां तक लेकर जाओगे इस एंगल को, तो 0 है, ये एंगल तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ और क्वेश्चन करो। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हें ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। ध्यान से देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, दोनों 45 हो गए। तो ये 45 ये 45, तो ये देखो cos 45 cos 45, दोनों 1/√2 1/√2 आंसर आ जाएगा। ये बेटा कई बार क्या होता है तुम्हें ये वाले एंगल दिए होते हैं और तुम क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना हो, ठीक है। तो यहाँ से समझ पा रहे हो कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले एंगल्स को आज हम यूज कर रहे हैं। तो इसी के मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक पिटारा लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चंस का। तो पिटारा खुल चुका है तुम्हारे आगे, क्वेश्चंस करते चले जाओ, फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ चुका है, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर डी होगा बेटा, देखना ध्यान से। इनवर्ड आउटवर्ड भी देखा करो ना बेटा, इनवर्ड आउटवर्ड देखा करो। तो ये इनवर्ड है, तुम आउटवर्ड वाला दिखा रहे हो, डॉट नहीं क्रॉस आएगा ना, इनवर्ड आउटवर्ड देखा करो, क्रॉस, ठीक है लक्ष्मी। इनवर्ड आउटवर्ड में गलती मत करना, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इनवर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। सिर्फ मुझे तो एंगल्स बताने हैं, एंगल्स भी तुम खुद देख सकते हो वैसे तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल डिफाइन है, एक 30 डिग्री का दिया हुआ है, एक 90 डिग्री का दिया हुआ है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला 90 दिया हुआ है, टोटल 90 है, 30 90, यहाँ पर कितना बचा 60, क्योंकि एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो। लो जी 60 और 30 आ गया, एक 60 हो गया और एक हो गया 30, हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा और एक हो जाएगा cos 30। चलिए अपने वैल्यूज रख के ऑप्शंस देखते रहना, कौन सा मैच कर रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, लेकिन तुम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, लास्ट टाइम मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। इनवर्ड आउटवर्ड क्या कह रहे हो बेटा, ये तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना इनवर्ड आउटवर्ड के लिए। वेट, क्यों भाई कमाल है, एक मिनट देखो यहाँ पर देखो, अभी आएगा सब आएगा। करंट ऊपर है, लो जी करंट ऊपर चला गया, वो जा रहा है करंट, देखो ठीक है वो जा रहा है करंट, किसके साथ जा रहा है करंट, थंब के साथ। फिंगर्स कहाँ गई, बोर्ड के अंदर। अब मेरा प्यारा बोर्ड है, मैं तोड़ूंगा इसको तो फिंगर अंदर गई तो इनवर्ट हो गया, करंट ऊपर फिंगर्स अंदर इनवर्ट, इस पॉइंट पे अंदर जा रही है फिंगर्स। करंट अगर नीचे होता तो फिंगर्स बाहर आती तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड। आउटवर्ड का साइन क्या होता है, डॉट। इनवर्ट का साइन क्या होता है, क्रॉस। समझ आ गया अक्षित, क्लियर है ना। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यस अक्षित, से यस और नो, इज इट क्लियर टू यू।
बताओ या दोबारा बताऊं अक्षय को? अच्छा, डायरेक्शन ध्यान से लो। करंट की डायरेक्शन फिगर में तुम्हें गिवन मिलेगी, तो फिगर में देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है। तुम ऐसे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हो ऑलरेडी, मैं करवा चुका हूं कि ये वायर है, ध्यान से देखना, ये वायर है, ये इधर इन्फिनिटी है, ये इधर इन्फिनिटी चली जाती है। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर है P पॉइंट, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं तुम्हें। ठीक है, ये L डिस्टेंस गिवन है। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूं, इसमें करंट ये चल रहा है I और इधर करंट इधर है I। तो ये कंडक्टर 1 मान लेता हूं, ये कंडक्टर 2 मान लेता हूं। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना, जल्दी बताओ, 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना? हरी अप बेटा जल्दी बताइए। 1 के कारण, इस फर्स्ट कंडक्टर के कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या आंसर आया? 90। हमेशा गौतम, यस गुड, 0 बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कंडक्टर की लाइन में ही पॉइंट आ जाए, कंडक्टर की लाइन में ही अगर पॉइंट आ जाए तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। मैं यहाँ पे एंगल नहीं पूछ रहा, हमेशा मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ। तो मैं एंगल बता रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ कि ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 1 है। ये देखो, ये ऐसे वायर दी हुई है तुम्हें, ये वायर ऐसे देके ऐसे मोड़ दी, ऐसे देके ऐसे मोड़ दी। इधर भी इसका कोई एंड नहीं है, इधर भी इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, लेकिन उसको बेंड किया हुआ है ऐसे, ये शेप में बेंड किया हुआ है। अब उन्होंने एक पॉइंट लिया, ये P पॉइंट, इस अगर इस कंडक्टर को मैं 1 मानता हूं और इस कंडक्टर को 2 मानता हूं, तो P पॉइंट कंडक्टर 1 के बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। जो सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो मतलब वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, 0 होगा। गॉट दिस पॉइंट? चलिए, सेकंड कंडक्टर के कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से निकालना। लो, अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो करंट इधर है, अक्षित ध्यान से देखना, डायरेक्शन इधर है, करंट इधर है और फिंगर आएंगे तुम्हारी तरफ घूमकर ऐसे। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी इसकी। और बाकी फार्मूला लगा लो, फार्मूला तो सब लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी बता देना जरा मुझे। क्या इसमें कोई स्पेशल केस का फार्मूला लग सकता है? इसमें क्या स्पेशल केस का फार्मूला लग सकता है? तो आंसर है लग सकता है। कौन सा स्पेशल केस है ये? एक एंड है, ये यहां से एक एंड के सामने पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और एक ये इसका तो कोई इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकालना है इस बार में। स्पेशल केस में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एंड है। ठीक है, एंड के सामने पॉइंट आ रहा है। जब एंड के सामने पॉइंट आ रहा है तो डेट मींस यहां पर ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो यहां पर, ये तो लाइक दिस। अब यहाँ पर तो एंगल कुछ बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं, तो एक एंगल 90 हो जाएगा cos की अगर मैं बात करूं, और एक एंगल 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगाना है बस। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the last question. Yes, last question पे आ गए। चलिए, अगर ये वाले फॉर्मूले में डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला लगेगा वो भी पूछ लेना मुझसे। लेकिन एक बार सिंपल स्पेशल केस वाला फॉर्मूला लगा लेना। वैसे तो अगर मैं फॉर्मूला लगा दिया ना, मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगते ही आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला ही आंसर है इसका। एक्चुअल में तो पॉइंट ये है, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। फॉर्मूला लगा दिया तो मतलब आंसर लिख दिया मैंने। चलिए, होल्ड करिए एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दो। यस, क्वेश्चन क्या है मैं भी पढ़ देता हूँ। लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फिर से वही वायर दी हुई है तुम्हें। ये इधर से इनफाइनाइट है, ये इधर से इनफाइनाइट है, लाइक दिस। ये वायर दी हुई है, बट इस पर ये पॉइंट है, ये P पॉइंट है।
ये P पॉइंट है, इस पर तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं कंडक्टर करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन ध्यान से बनाना, ये करंट है, दिस इज करंट, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट दे रखा है, फिर से बेटा वही फंडा लगेगा यहाँ पर। पॉइंट वाला अगर मैं बात करूं कि ये ऐसे एक लाइन लगा लो, ये इस कंडक्टर के कारण भी पॉइंट पे कितना, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी कितना, ये डिस्टेंस भी L, ठीक है। अब P पॉइंट के कारण कितना होगा इस कंडक्टर के कारण, तो हम कहेंगे ये वाला एंगल कितना, तो ये 45 डिग्री, क्यों 90 का स्क्वायर होता है, तो ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर ये 45 आ गया तो अब तो फॉर्मूला लग सकता है, क्या फॉर्मूला लगेगा, लेट्स सी, देख लो, V = म्यू नॉट I 2 पाई L। अब cos अल्फा cos बीटा की बात हो रही है, मैंने अभी cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू पुट नहीं करी, L जरूर रख दिया मैंने, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू पुट नहीं करी। क्यों नहीं करी बता सकते हो? एक इसमें 45 है तो दूसरा कौन सा एंगल है? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो तुम बताओगे। एक अगर एंगल 45 है तो एक दूसरा एंगल कहां है? ये इंफिनिटी है, ये ध्यान रखना, दैट इज द वन इंफिनिटी पॉइंट। ये यहां पर कंडक्टर एंड नहीं हो रहा, यहां पे कंडक्टर एंड नहीं हो रहा। अगर तुम इस कंडक्टर की बात करो तो नीचे तक जा रहा है, ये वाली लाइन को अगर ऐसे लेकर आओगे तो यहाँ पर तुम्हें कोई पॉइंट मिलने वाला नहीं है, अल्फा तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन तो ऐसे जाएगी। अगर ऐसे जाएगी, जो इन्फिनिटी पॉइंट है तो वहां पर एंगल कितना होता है बेटा, ये 45 है तो ये एंगल होगा 0, तो दैट मींस अल्फा होगा 0। और यही केस अभी लास्ट आया है, यही केस अभी लास्ट में हमने की है, यही वाला केस अभी लास्ट में की है हमने। ध्यान रखना कि अगर एक एंगल तुम्हें पता है और दूसरा एंगल, अभी भी तुम्हें एक एंगल पता था, एक एंगल नहीं पता, तो केस म्यू नॉट I 2 पाई L cos 0 1 होता है और ये cos हो जाएगा 45। लो जी, हाँ इसमें एक पॉइंट है, अभी एक पॉइंट है, यहाँ पर रुक जाओ। ये मैंने कंडक्टर 1 मान लिया था तो इसको कंडक्टर 2 मानना पड़ेगा। अगर इसको कंडक्टर 2 मानूंगा तो बेटा एंगल तो इसमें भी 45 ही बनेगा, क्योंकि एंगल में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अगर मैं बात करता हूँ दैट इज द वन कंडक्टर 2, डिस्टेंस इज द L डिस्टेंस पर सेकंड कंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है, ये भी 45 डिग्री एंगल होगा। तो दैट मींस इसी फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, डबल कर लेना, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा। हाँ एक पॉइंट याद करो, एक पॉइंट याद करो, 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तब तो ऐड करोगे, ऐड करने का मतलब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, भाई सेम है दोनों का तो डबल कर दो। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तब नहीं कर पाएंगे, तब तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये करंट है ऊपर, तो इस पॉइंट पर दैट इज द पॉइंट P, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड, ठीक है। फिर ये करंट है इस तरफ, फिर होगा इनवर्ड, ठीक है। दोनों इनवर्ड आ रहे हैं भाई, अगर दोनों इनवर्ड आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कभी-कभी क्या होता है, एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है, तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर हमें डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जितना करंट इस कंडक्टर का, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया बेटा सारे क्वेश्चन तुम्हें। अब तुम्हारा क्या टास्क है, तुम्हें सबको साइन वाले फॉर्मूला से करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं किस किस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं साइन वाले फॉर्मूला से, ठीक है। टेक केयर बेटा, तब तक के लिए।